कभी पूरे भारत की शान कहलाने वाला बंगाल आज सवालों के घेरे में खड़ा है। एक वक्त था जब कोलकाता का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में साहित्य, विज्ञान, उद्योग, क्रांति और संस्कृति की तस्वीर उभरती थी। यही वो धरती थी जहां से रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और जैसे महान लोगों ने दुनिया को नई दिशा दी। लेकिन आज जब बंगाल का नाम लिया जाता है तो लोगों को बेरोजगारी, राजनीतिक हिंसा, घोटाले और बदहाल व्यवस्था याद आती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो राज्य कभी भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता था, वही आज पिछड़े राज्यों की चर्चा में शामिल हो गया। यह कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि सत्ता, विचारधारा, हिंसा और टूटे हुए सपनों की कहानी है। 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता था। गंगा और ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों पर बसा यह इलाका व्यापार, खेती, जहाज निर्माण और कपड़ा उद्योग का बड़ा केंद्र था। ढाका की मलमल पूरी दुनिया में मशहूर थी। कहा जाता था कि उसका कपड़ा इतना महीन होता था कि पूरा थान एक अंगूठी में निकल जाए। मुर्शिदाबाद का रेशम यूरोपीय देशों तक भेजा जाता था। उस दौर में एशिया से एक्सपोर्ट होने वाला बहुत बड़ा हिस्सा अकेले बंगाल से जाता था। विदेशी यात्री बंगाल की समृद्धि देखकर हैरान रह जाते थे। इतिहासकारों ने लिखा कि उस समय बंगाल कई यूरोपीय देशों से ज्यादा अमीर था। मशहूर अर्थशास्त्री एंगस मेडिसन की रिसर्च के अनुसार उस दौर में बंगाल का दुनिया की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान था। सिर्फ व्यापार ही नहीं, शिक्षा और सामाजिक सुधार में भी बंगाल सबसे आगे था। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा खत्म करवाने के लिए आंदोलन चलाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की स्थापना हुई, जो एशिया की पहली आधुनिक यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है। इसी यूनिवर्सिटी ने भारत को पहला आधुनिक शिक्षित वर्ग दिया। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस और सत्येंद्र नाथ बोस जैसे वैज्ञानिकों ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। 1947 में भारत आजाद हुआ तो बंगाल देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र था। टाटा स्टील, आईटीसी लिमिटेड, बाटा इंडिया और हिंदुस्तान मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों की मजबूत मौजूदगी बंगाल में थी। हावड़ा को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। भारत की पहली मेट्रो कोलकाता में शुरू हुई। देश का पहला आईआईटी खड़गपुर भी बंगाल में खोला गया। 1960 तक बंगाल को भारत का मॉडल राज्य माना जाता था, लेकिन फिर राजनीति बदली और बंगाल की दिशा भी बदलने लगी। 1967 में खाद्य संकट और राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य को हिला दिया। कांग्रेस कमजोर हुई और वामपंथी राजनीति तेजी से बढ़ी। इसके बाद बंगाल में आंदोलन, हड़ताल और राजनीतिक संघर्ष का दौर शुरू हुआ। 1977 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सत्ता में आई और ज्योति बासु मुख्यमंत्री बने। शुरुआत में लोगों को उम्मीद थी कि मजदूरों और गरीबों के लिए अच्छा समय आएगा, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। हर छोटी बात पर हड़तालें होने लगी, फैक्ट्री मालिकों पर दबाव बढ़ने लगा, उद्योगपतियों को असुरक्षा महसूस होने लगी। कई कंपनियों ने बंगाल छोड़ना शुरू कर दिया। जब दुनिया कंप्यूटर और तकनीक की तरफ बढ़ रही थी, तब बंगाल में कंप्यूटर के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। कहा गया कि कंप्यूटर आएंगे तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। उस दौर में जो आईटी क्रांति बाद में बेंगलुरु को बदलने वाली थी, उसका शुरुआती मौका बंगाल के पास भी था, लेकिन राजनीतिक सोच और विरोध के कारण वह अवसर निकल गया। धीरे धीरे बंगाल की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, उद्योग बंद होने लगे और बेरोजगारी बढ़ने लगी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं था, सबसे बड़ा नुकसान था राजनीतिक हिंसा का बढ़ना। गांवों में पार्टी कैडर का नियंत्रण बढ़ गया, विरोध करने वालों पर हमले होने लगे। आम लोगों को लगने लगा कि बिना राजनीतिक समर्थन के कुछ भी करना मुश्किल है। 34 साल तक वामपंथी शासन चला। एक पूरी पीढ़ी उसी माहौल में बड़ी हुई, लेकिन 2000 के दशक तक लोग बदलाव चाहते थे। तभी एक महिला बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी। सफेद साड़ी, पैरों में चप्पल और सड़क पर संघर्ष। उस महिला का नाम था ममता बनर्जी। उन्होंने खुद को गरीबों की दीदी बताया। उन्होंने वादा किया कि वो बंगाल को हिंसा और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगी। 1990 के दशक में वो लगातार वामपंथी सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रही। उन पर हमले हुए, पुलिस कार्रवाई हुई, लेकिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। 1998 में उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई। फिर आया सिंगूर
और नंदीग्राम का दौर, जिसने बंगाल की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। टाटा मोटर्स सिंगूर में नैनो फैक्ट्री लगाना चाहती थी। सरकार ने जमीन दी, लेकिन किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। ममता बनर्जी किसानों के समर्थन में उतर गईं। उन्होंने लंबा आंदोलन किया। नंदीग्राम में हिंसा हुई, गोलियां चली और लोग मारे गए। इन घटनाओं ने वामपंथी सरकार की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। आखिरकार 2011 में 34 साल पुरानी सरकार गिर गई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। पूरा बंगाल उम्मीद कर रहा था कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ सालों बाद लोगों को महसूस हुआ कि सिस्टम बदला नहीं है, सिर्फ झंडे का रंग बदला है। जो स्थानीय राजनीतिक नेटवर्क पहले वामपंथी दलों के साथ थे, उनमें से कई नए सत्ता पक्ष में शामिल हो गए। आरोप लगने लगे कि कट मनी, सिंडिकेट और दबाव की राजनीति जारी है। फिर एक के बाद एक विवाद सामने आने लगे। सराधा चिट फंड स्कैम में लाखों लोगों का पैसा डूब गया। कई परिवार बर्बाद हो गए। शिक्षक भर्ती घोटाले में हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया। राजनीतिक हिंसा के आरोप लगातार सामने आते रहे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पर सवाल उठे। आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से जुड़ी घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए। डॉक्टरों और छात्रों ने विरोध किया। सरकार की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठे। आलोचकों ने कहा कि सत्ता अब सवाल सुनना नहीं चाहती। कई लोगों ने उस घटना को भी याद किया जब एक प्रोफेसर को सिर्फ राजनीतिक कार्टून शेयर करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या सच में कुछ बदला है या बदलाव सिर्फ नाम का है। सरकार ने कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार और राशन जैसी कई योजनाएं शुरू की, जिनसे लोगों को फायदा भी मिला। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सिर्फ योजनाओं से विकास पूरा नहीं होता। जब तक रोजगार और उद्योग न बढ़े, तब तक युवा काम के लिए दूसरे राज्यों की ओर जाते रहेंगे। बंगाल हमेशा अपनी कला, संस्कृति और प्रतिभा के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन लंबे समय से चल रही राजनीति और तनाव ने इसकी रफ्तार को धीमा कर दिया है। आज भी यही सवाल है कि क्या बंगाल फिर से पहले जैसा मजबूत बन पाएगा या सोनार बांग्ला सिर्फ इतिहास की एक याद बनकर रह जाएगा।